कि शुभमन गिल बिल्कुल ट्रू रोहित शर्मा की तरह खेलते हैं। उनका खड़े होने का स्टाइल, उनके शॉट्स मारना, मतलब जिस एरियाज में ऑफ साइड पे स्ट्रांग है, जैसे रोहित शर्मा कट मारते हैं अच्छे थर्ड मैन की तरफ, और तो उसी तरह बिल्कुल बिल्कुल सीधा जो है रोहित शर्मा की तरह उनका मुझे लगा। शिखर धवन मुझे आज थोड़ा से वीक लगे एक पर्टिकुलर लेंथ पे, जब स्ट्रेट बॉल आ रही थी ना इनके पैड्स के ऊपर पेस के साथ, तो शिखर धवन मुसलसल बीट हो रहे थे। तो आप सबसे पहले मुझे बताएं कि आपको क्या कैसा लगता है कि शुभमन गिल और शिखर धवन की पार्टनरशिप, आपको क्या लगता है कि इनमें से रोहित शर्मा के लिए खतरे बन सकते हैं, कोई नहीं बन सकते? जी देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो स्टार्टिंग पेयर था, अगर मैं स्टैट्स पे जाऊं तो डिसेंट स्टार्ट था। 26 आवर्स में इंडिया ने अराउंड 120 फॉर नो लॉस थे इंडिया। लेकिन अगर मैं डीकंस्ट्रक्ट करूं मैच के बाद की, हम पोस्ट मैच जब बात करें, डीकंस्ट्रक्ट करें, तो आपको नजर आएगा कि थोड़ा ऑन द फ्लोर साइड थी ये पार्टनरशिप। क्योंकि ग्राउंड की डायमेंशन जो है वो बहुत छोटी है। हमें और आपको दोनों को पता है कि और ये वन ऑफ द क्या स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल ग्राउंड इन द वर्ल्ड है ये ऑकलैंड का जो ग्राउंड है। और यहाँ सामने एक तो एक आता है तो 50 मीटर में भी छक्का हो जाता है। तो ईडन उस पार्क। हिसाब से जो है बहुत, ईडन पार्क जो है बहुत ही मतलब शॉर्ट ग्राउंड है, तो उस हिसाब से जो है पार्टनरशिप स्लो थी, बिल्डिंग पार्टनरशिप थी। और शुभमन गिल की जहां तक बात करें, शुभमन गिल का आपने सही आइडेंटिफाई करा है, थोड़ा स्टाइल ऑफ प्ले रोहित शर्मा से इसलिए मिलता है क्योंकि दोनों दोनों जो है वो अपनी टाइमिंग पे ज्यादा रिलाई करते हैं कंपेयर टू फुटवर्क से। तो वो थोड़े हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स उनके जो है वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं और टाइमिंग पे ज्यादा खेलते हैं। और धवन की जहां तक बात है, तो धवन का एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि धवन के लिए एक रिटर्न टू इंटरनेशनल क्रिकेट भी है एक तरह से, क्योंकि T20 आईज तो वो खेल नहीं रहे, तो वो काफी मतलब लास्ट उनका ओडीआई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था, और अब तकरीबन एक सीरीज दो साउथ महीने अफ्रीका टाइम सीरीज के लिए उन्होंने, और एक जिम्बाब्वे वाली सीरीज खेली थी। टू एंड हाफ मंथ्स के बाद उन्हें क्रिकेट मिली है, तो थोड़ा सा एजी तो बन सकते हैं, लेकिन उस पे भी उन्होंने अपनी विकेट थ्रो नहीं की, स्कोर करा अच्छे रन अच्छी पेस पे, बल्कि 70 स्कोर करे कंपेयर टू शुभमन गिल। गिल ने तो थोड़ा ऑन द स्लोअर साइड स्कोर करे, तो वो कमेंडेबल है। लेकिन मैं एक आपको जनरल कमेंट दूं ना, ओवरऑल अगर मैं इंडिया की बैटिंग देखूं, तो नीचे से सुंदर की हीरोइक साइन, जिसकी वजह से इंडिया ने 300 क्रॉस करा, वरना शायद इंडिया 300 टच नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे एक ऐसी फीलिंग आई, अय्यर ने बहुत अच्छी बैटिंग की। अय्यर को मैं निकाल के बोलूं, अय्यर वैसे थ्रू आउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज देते आ रहे हैं, ओडीआई की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इनका उनके ये अलावा परफेक्ट मुझे, नंबर 3 बन चुका है, लेकिन विराट कोहली के आने के बाद इनको शफल करना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन मैं इसमें एक बस एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि अय्यर के अलावा ना कोई सब बैट्समैन ऐसा लग रहा है, ऐसी इंप्रेशन आ रहा है कि सब बैट्समैन ना अपने लिए रन कर रहे हैं। आई बात अपनी समझ रहे टीम हैं, अपने बनाने के लिए लिए, रन टीम हो में जगह बनाने के लिए। रहे हैं, जगह के लिए रन हो रहे हैं, टीम के लिए रन नहीं हो रहे, ऐसी फीलिंग आ रही है। ऐसा देखें, तो अब जैसे हम लोग बात करें, आपकी यही बात मैं कंटिन्यू करूं इसको, सूर्या कुमार यादव को अभी ओडीआई के अंदर जाहिर है बहुत कुछ प्रूव करना है, ओडीआई में तो उनके लिए कुछ भी टाइम प्रूव करना सही है। लगेगा। दूसरी बात पे संजू सैमसन को बहुत सारा टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म के बाद जो है उनको लाया गया है, और अब उनके ऊपर भी एक प्रेशर है कि उनको परफॉर्म करना है टीम में जाने के लिए। ठीक बिल्कुल, है। इसी बात पर पॉइंट तीसरी करना है, बात यह है, इसी पॉइंट। ऋषभ पंत की नाकिस और बहुत बुरी टी20 परफॉर्मेंस के बाद उनके ऊपर भी एक प्रेशर है कि भाई अगर मैंने टी20 के अलावा अब लाइबिलिटी, ओडीआई में भी परफॉर्म नहीं किया तो मेरी जगह किधर बनेगी फिर। तो लाइबिलिटी। तीनों के ऊपर जाहिर है, तीनों पर ऐसे जब आप प्लेयर्स खिलाओगे तो तीनों के ऊपर वो फिर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखिए, खेलेंगे, वो अपने लिए खेलेंगे। अब मैं इसको जरा डीकंस्ट्रक्ट करूँ आपकी बात को, आपने बिल्कुल सही बात की। एक एक करके आते हैं। सबसे पहले मैं पंड पे आऊँ, तो देखिए पंड जो है वो अभी लाइबिलिटी बने हुए हैं, और साफ नजर आ रहा है कि फेवरेटिज्म हो रहा है। आपकी कुछ लोगों के लिए क्राइटेरिया अलग है, कुछ लोगों के लिए क्राइटेरिया अलग है। संजू सैमसन के लिए क्राइटेरिया अलग है, उनपे इतना प्रेशर बना दिया, पहली बात उनपे इतना मीडिया प्रेशर, इतनी हाइप बना दी है कि एक तो उन्हें खिलाते नहीं है, और उनपे जब तलवार ऐसी लटका के खिलाते हैं कि भाई तुझे तो रन करने हैं, कि अगर मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर संजू सैमसन अगली 2 ODI इनिंग में फेल होगा ना, तो संजू सैमसन बाहर हो जाएंगे। लेकिन पंत जो मुसलसल फेल होते हुए आ रहे हैं ना, उनके ऊपर जो है जैसे वो यहाँ पे हाथ अपने रखा जाए। फवाद आलम के साथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप उसको आप कम सिमिलरिटी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे फवाद और अजहर का आप मिला के कंपैरिजन करें, सिमिलरली ये पंट और संजू सैमसन करें, तो पंट पे जो है वो काफी लोगों का करम है, हाथ है उनके सर के ऊपर, तो वो जितनी फेलियर आएंगे उनको बैकिंग मिलेगी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज परफॉर्मेंस। लेकिन संजू सैमसन के ऊपर तलवार लटकी रहेगी, तो संजू सैमसन ने फिर उसी तरह की इनिंग खेली कि उन्होंने कहा यार मैं पंट से ज्यादा अपने रन कर लूं, हालांकि वो उनके अंदर एबिलिटी है कि वो उससे भी तेज खेल सके। और दूसरी बात मैं आपको बोलूं, संजू सैमसन ने लेटली साउथ अफ्रीका सीरीज में आपके लंबे लंबे रन करे हैं, मतलब उन्होंने टीम को क्राइसिस से निकाला है, एक मैच में वो जस्ट ओवर द लाइन दे गए। तो क्या तुक बनती थी कि नंबर 4 पे एक पंट जो है एक फ्लोटर टाइप बैट्समैन है ओडीआई में,
नंबर 4 पे आप संजू सैमसन को नहीं भेज रहे, आप कंफर्ट जोन में भेज रहे हैं पंट को, कि पंट को आप पूरा मौका दे रहे हैं यार, तुम रन करो। और 36 नंबर पोजीशन ओडीआई के अंदर, आपको पता है ऐसी पोजीशन होती है जहाँ आते साथ ही मारना आपको। रिक्वायर्ड ऐसे स्टेज होती है कि आपको एक्सिलरेट करना है, वहां आप उस प्लेयर को भेज रहे हो जो अपनी टीम में जगह बना रहा है। तो साफ नजर आ रहा है कि आपका फेवरेटिज्म है टुवर्ड्स वन प्लेयर। आप चाह रहे हो एक प्लेयर स्कोर करे, और एक प्लेयर की आप चाह और रहे हो कि वो यही फेवरेट बात और कि अगर आपने छठे नंबर पे संजू सैमसन को भेजा तो आपको पता है वो उनके लिए अनकैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि वो आके थोड़ा अनकरेक्ट टाइम लेते हैं, वो आके इनिंग्स लंबी खेलना नहीं। चाहते हैं। और उनको ऊपर भेजना बहुत सही चाहिए, है, ना कि ऊपर स्ट्रेटजी भेजो की आप बात नीचे भेजो, क्योंकि आपके पास अब बॉल्स नहीं होंगी ज्यादा। तो अब आप हिटिंग के लिए जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप फेलियर होगे, और जब आपके फेलियर के लिए लोग इंतजार के लिए बैठे हुए हैं तो आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे। तो आप यही बोलोगे देखा, ये है ही फेल, ये है ही फ्लॉप, जब भी तो नहीं खिलाते थे। बिल्कुल। और इसी तरह देखिए वॉशिंगटन सुंदर पे भी मैं आऊंगा, उनका भी उसी रीजन से ताल्लुक है जिसका संजू सैमसन के। उनके ऊपर ही पता नहीं कौन सी तलवार लटकी रहती, वो तो उन्होंने आज ऐसी परफॉर्मेंस कर दी जो उन्होंने बताया कि भाई अश्विन कहाँ है, अश्विन भूल जाओ, अश्विन इज पास्ट इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, मुझे देखो, अक्षर वक्षर को छोड़ो, मुझे देखो, उन्होंने आज बताया। और वॉशिंगटन सुंदर की मुझे मुझे समझ नहीं है उनके एक्सक्लूजन में, अगर हम लोग ने भी उसकी बात नहीं की, लेकिन अगर मैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाऊं, उन्होंने रेड बॉल में भी विकेट्स ली हुई है, उन्होंने जब भी उनको बेचारों को उनका मौका जो मिलता है एक वो ही अपनी एक्सक्यूज हमेशा फुल एक्सक्लूजन का परफॉर्मेंस रहा है, करते हैं। एज पर द कोचिंग मैनेजमेंट, वो कहते हैं कि ये इंजर्ड बहुत रहता है। तो अगर हम लोग ये बात मान के चलें तो फिर समझ में आता है, वरना तो फिर वही पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स हो रही है ये। मतलब वो फजूल सी बात करते रहते हैं ये लोग, अजीबो गरीब टीम सिलेक्शन खिला रहे हैं। देखिए अभी भी देखें चेतन शर्मा सेलेक्ट हो गए, लेकिन लड़के उन्हीं के खेल रहे हैं। हाँ, तो फिर लड़के चेतन आपने शर्मा फिर नहीं खेल चेतन रहे। शर्मा को फिर आपने फिर फजूल में ब्लेम करो ना, कि सिर्फ चेतन हाँ, शर्मा की वजह से ही हो रहा था ये। तो ये नहीं सिर्फ सब चेतन शर्मा नहीं, सबके सब इन्वॉल्व है, पूरी लॉबी इन्वॉल्व हुई है इसमें। सबका इन्वॉल्व है, और ये इंडियन टीम को बहुत ही समझ नेगेटिवली टेंड कर रहा है। और मुझे आप ये और मैं इस पे एक और बात ऐड ऑन करूंगा कि यार ये रोहित शर्मा और राहुल किस बात का रेस्ट ले रहे हैं, मतलब कौन सा रेस्ट है इनका, इन्होंने करा क्या है जिस बात का रेस्ट ले रहे हैं। चलो आप वर्ल्ड कप जीत के आए हो तो आप रेस्ट ले रहे हो, आपको तो वहां ऋषभ बटलर पंत की भी तरह है, वो टीम पे होना रेगुलर चाहिए, खेल रहे आपको प्रूफ करना चाहिए। लेकिन अब वही हैं। बात हो विराट जाती है कोहली ना, जब आप बड़े बड़े नाम लेके बैठ जाते हो ना, तो आप समझते हो कि भाई मैं तो अनडिनाएबल हूँ, मेरी पोजीशन अनडिनाएबल है। विराट कोहली आप जैसे बोल लो, विराट कोहली के अलावा सबको प्रूफ करना है इस वक्त कि भाई आप सबको 2023 प्रूव, के वर्ल्ड कप, आपका 23 का वर्ल्ड कप आपके होम और ग्राउंड के अंदर है इस दफा। इतना इम्पोर्टेंट टूर, न्यूजीलैंड अवे टूर, न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम खेल ली, और हम्म। आप जो है बांग्लादेश में सब आ जाएंगे। अच्छा मजे की बात है बांग्लादेश में समय हाँ, तो वहां सब पे आ कोई जाएंगे वहां पे राहुल के भी रन आ जाएंगे, रोहित के भी रन आ जाएंगे, पंत के भी रन आ जाएंगे। तो फिर वही आप बात हो अपनी गई ना, जैसे 2021 का वर्ल्ड कप 2022 का वर्ल्ड कप गवाया, फिर 23 का भी गवा देना। आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को ऊपर रख रहे हैं, अपनी पर्सनल माइलस्टोन्स को आप वे ऊपर कर रहे हैं टीम से। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा सिलेक्शन कमेटी भी क्या सोच के इन्हें रेस्ट दे रही थी, कि भाई किस बात का रेस्ट तुम लोग का यार, खेलो जाके ओडीआई प्रूव करो, 2023 का वर्ल्ड कप है, अब तो पिवट करो अपने आप को, ओडीआई की शेप में आओ। अजीब फजूल का रेस्ट ले लिया आपने, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ आपने रेस्ट ले लिया, भेज दिया। मतलब मैं सॉरी टू से, मतलब मैं एक बात वैसे बता रहा हूँ, मैं अगर वैसे मैच देखूं मैं शुरू में आउट हुए न्यूजीलैंड के ऊपर से, क्योंकि न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर भी थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ ओडीआई में बहुत जो है वो शेकी है। इनएक्सपीरियंस, हाँ इनएक्सपीरियंस है। लेकिन जब उनके मेन सीजन प्लेयर की बात आई, विलियमसन पे बात आई और लेथम पे बात आई, जो लॉन्गर फॉर्मेट के उनके कंसिस्टेंट प्लेयर है, तो उन्होंने वन साइडेड मैच मारा, हरा है, बहुत आराम से मैच हरा है। 200 की भाई पार्टनरशिप लगा दी मुश्किल भाई ही नहीं आपने। है, और कोई आप मुश्किल मजे ही की बात, नहीं 3 है। ओवर फिर भी बच गए थे। 3 ओवर छोड़ के वो इसलिए गए हैं कि अगर 340 होते ना तो भी मैं बना के जाता, वो ये बता के गए, स्टेटमेंट दे के गए हैं कि च, 340 होते ना तो भी बिल्कुल। हम करके तो आते। फिर आप इसी ये बात पे फिर स्टेटमेंट आप दे मुझे रहा हूँ। बताओ कि इंडिया की बॉलिंग कैसे असेस करोगे? फास्ट बॉलिंग को आप अलग असेस करो, स्पिन बॉलिंग को अलग असेस करो। देखिए फास्ट बॉल, सबसे पहले आप बताओ मुझे, उमरान मलिक और शार्दुल ठाकुर और अर्शदीप, ये वाला लॉट मुझे बताओ। देखिए इसमें 2 डेब्यूटेंट्स हैं और एक नॉन रेगुलर बॉलर है। अब इसमें मैं क्या कमेंट करूं, मतलब अगर इसका समझ में आ रहा है कि नॉन सीरियसनेस है खिलाने में, ये टूर पे रखते ही नहीं आप, इतने नॉन सीरियस है तो आपने अर्शदीप और उमरान का एक साथ डेब्यू करा दिया, ठीक है। आप एक का डेब्यू कराते, चले आपके ऊपर प्रेशर तो उमरान को खिलाने का, और आपने इस पैक में मजे की बात है कुछ ऐसा फास्ट बॉलिंग पैक है जिसमें लीडर अर्शदीप है जो डेब्यू कर रहा है, सेंस ही नहीं बनती ना किसी बात की। आपके सिराज है नहीं, सिराज ने विकेटें ली हुई है ओडीआई में, अभी लास्ट साउथ अफ्रीका सीरीज के खिलाफ सिराज ओडीआई नहीं खेल रहे, पता नहीं कि कौन सोच बैठी हुई है दीपक जो चहर भी स्क्वाड में, वो भी बैठे हैं। शामी, अच्छा शामी ओडीआई में कहा है, शामी किस बात का रेस्ट ले रहे हैं, अबे भाई आपने रेस्ट ले ली T20 से, ओडीआई में तो शामी अरे वो अभी तो आपके रेस्ट से आ रहे हैं कोविड से, एक वर्ल्ड कप कौन ही तो सा खेला रेस्ट है। चल रहा है, कौन सा रेस्ट चल रहा है, मतलब समझ से बाला तर है कि क्या हो रहा है, तो ये तो तो बाउंड था होना, मतलब वो तो ये प्लान कहने का मकसद है किया कि दिस इज द रॉन्ग टाइम टू एक्सपेरिमेंट। आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ की कम से कम हाफ स्ट्रेंथ से ज्यादा तो खिला लो।
आपके फास्ट आपको एंड आप टेस्ट इंटेलिजेंट करने एंड आपको टेस्ट करने होते हैं तो आप 2-3 प्लेयर्स टेस्ट करो आप। बिल्कुल। अब टेस्ट क्या, अब तो इंडिया को अब बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि मिसाल ले रहा हूँ मैं, एक सफ में खड़ा करना है कि ये शामी है, ये सिराज है। अब इंडिया को जानना है कि क्या हमें 2023 में वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस शामी चाहिए या हमें यंग लॉर्ड सिराज चाहिए। इस तरह के कंपैरिजन से खेलना है। अब इंडिया को ये देखना है कि हमें क्या सुंदर चाहिए या हमें अश्विन चाहिए। दोनों को लगा के एक साथ खिला के देखें कि भाई किसकी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस आ रही और है। आप सबसे बड़ी गलत बात नेगेटिव। अगर ये इंडिया सोच के बैठा हुआ है ना कि भाई हमें अगर ये जो लॉट ट्राई कर रहे हैं हम, ये सिर्फ हम ट्राई कर रहे हैं अभी देखने के कौन कितने पानी में है। वो अगर वही एक्सपीरियंस प्लेयर जो आप बड़े बड़े नामों से ही रिप्लेस करना है आखिर में जाके, तो फिर कोई फायदा नहीं है फिर इस टूर का। ये वेस्ट है एक टूर का। वेस्टेड टूर है। एंड इन द एंड आपको फिर शामी पे ही जाना है, इन द एंड आपको अश्विन पे ही जाना है, चहल ने भी कंटिन्यू करना है, वही भुवनेश्वर कुमार आना है ऊपर, वही राहुल रोहित कोहली। तो कोई फायदा नहीं है फिर। दीपक चार, दीपक चार नहीं खेल ले। समझ यही से तो बोल बात है रहा हूँ, वो स्क्वाड पे बैठे हुए भुवनेश्वर। वो बेंच पे बैठे हुए हैं। दीपक चार क्यों नहीं खेल ले जब भुवनेश्वर नहीं है? तो मतलब आप मुझे बताएं ना अभी कि साउथ क्या अफ्रीका बैट्समैन। सीरीज के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म किया था दीपक चार ने। दीपक दीपक चार को मैंने देखा हुआ है। दीपक चार मीडियम पेस उनका मीडियम है, लेकिन उनके पास कंट्रोल बहुत ज्यादा बहुत अच्छा अच्छा है लाइन, और बहुत अच्छी लाइन बहुत लेंथ है। बहुत अच्छा कंट्रोल है। भुवनेश्वर से अच्छा कंट्रोल है अगर मैं करंट फॉर्म पे कंपैरिजन करूं तो। बस समझ से बात आता है कि क्या 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 सोच रहे हैं, टीम सिलेक्शन बिठा के क्या खिलाना चाह रही है। अब चाहल भी और अच्छा मजे की बात, इस पिच पे सबको पता है इतनी छोटी बाउंड्री यहाँ आपने चाहल खिला दिया। अरे यार मतलब सेंस ही नहीं बन रही। और शहबाज अहमद आप खेलने जा रहे हो, शहबाज यही मैं फुल फास्ट खिला बॉलिंग के दिया। ऊपर भी मैं यही आपसे बोल रहा था। देखो आप साउथी भी पिटा ना आज, 10 ओवर में 70 रन दे दिए उन्होंने, साउथ देखिए यहाँ 73 इतना ही था, दिए। यहाँ पिटना ही नहीं था। आपके तो बैट्समैन ने उन्हें 307 रन क्या बनाया। मैं सीधी बैट्समैन को ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि ये 307 वाले ग्राउंड ही नहीं है। 307 वाला यार ये यहाँ पे 20 ओवर में मुझे याद है पाकिस्तान ने ही 2 दफा T20 में 2-2 100 लगाए हुए। इधर अहमद शहजाद और फखर जमान ने इतना मारा था मुझे भाई याद है, और एक दफा शायद टॉम सूर्य और लेथम ने उन्होंने। अपनी मेजोरिटी बाउंड्रीज ही स्क्वायर पे मारी है सारी। उनको अच्छा देखो मजे की बात यह है कि आपको पता स्पिनर है तो जब आएंगी। टॉम लेथम आपके स्वीप रिवर्स स्वीप के ऊपर स्ट्रांग है, तो आपने सारी बॉलें भी वहीं फीट की उनको कि आप अरे ये भाई टच करो वहीं जाए। ठाकुर, शार्दुल ठाकुर उन्हें बाउंसर पे अटैक कर रहे थे। सब में 25 खाया उन्होंने, मतलब बंदा सर पकड़ यही ले तो बोला। हाथ में अब बॉल आप पे मैं ये उसी बात यही हाथों पर रेफरेंस दे रहा था धरती आपको को। शिखर धवन का। जो लाइन लेंथ उन्होंने शिखर धवन को की है बिल्कुल स्ट्रेट बैट के ऊपर, मतलब शिखर धवन के पास रूम नहीं था कि वो या तो लेग साइड पे मारे ऑफ साइड पे मारे, या तो वो ब्लॉक कर रहे थे सामने, या तो वो अपना शुभमन गिल को रोटेट कर रहे थे स्ट्राइक, क्योंकि उनके पास रूम नहीं था। अब आपने सारी बॉलें उमरान मलिक के, चलो वो इन्हें एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्होंने जितनी बॉलें की लेथम को वही शॉर्ट बॉलें की। लेथम का शॉर्ट शॉर्ट बॉल बेचारा अटैक बहुत अच्छा है और है भी बाउंड्री छोटी। तो आप क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? अरे लेथम की एक ही वीकनेस है कि वो फुल बॉल पे फंसते हैं जब बॉल करती है। शाहीन के खिलाफ मैं अभी देख रहा था, उनका रिकॉर्ड कुछ 30 रन, 9 इनिंग्स में 30 रन है उनके, और 6 या 7 दफा आउट है वो शाहीन के खिलाफ। मतलब एक तरह से बनी है वो शाहीन के साथ के एवरेज है उनकी अक्रॉस फॉर्मेट्स। और सारी विकेट्स आप देखें शाहीन के खिलाफ उनकी वो आई है कि वो आगे की जो गुड लेंथ से टू फुल के दरमियान की बॉल होती है उसे वो पुश करने जाते हैं, तो उसमें वो एज भी हो जाते हैं, उसमें वो बोल्ड भी हो जाते हैं। वो उनकी वीकनेस है। इन्होंने और उतने ही वो स्ट्रांग है बैकफुट पे। इन्होंने सर्व करा है टेम टॉम लेथम को, यार आप मुझे बैकफुट पे मारो मारो। और चाहल ने, लेकिन चाहल को मैं इसलिए इतना ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि ग्राउंड उनका था ही नहीं। लेग स्पिनर का ही ग्राउंड था ही नहीं। सबको पता है ये लेग स्पिनर यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल कोई किसी लेग स्पिनर का होम तो ग्राउंड हो फिर तो वही ये बात आ जाती है, तो शहबाज अहमद क्यों नहीं खेले? वही तो 60-60 मीटर वाली बाउंड्री का लाइक, मतलब मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैं आपसे एट द एंड ऑफ द डे बोल रहा हूँ, जो बैट के सिलेक्शन या प्लेइंग इलेवन सेलेक्ट करना है वो या तो मजे ले रहे हैं, मतलब वो कोई बैठ के मुझे टेक्निकल लग रहा है कि अप्रोच ये इस वक्त प्रेशर के ऊपर आके सिलेक्ट करना है कि भाई इनको खिला लो फिलहाल, सही है जो हाँ होगा वो कि कम से चाहल कम को हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि हाँ भाई देखो खिलाया था इनको, चांस तो मिल हाँ गया सबको। आपकी बात ये सही चल है। रहा है। T20 में प्रेशर बना चाहल का तो ओडीआई खेलने, मतलब सेंस तो बनानी चाहिए आपकी सिलेक्शन यार कि आप क्या कर रहे हो, क्या सेलेक्ट कर रहे हो। ग्राउंड देखे, कंडीशंस देखे, यहाँ बनता है लेग स्पिनर नहीं बनता। सेंस नहीं बन रही लेग स्पिनर की, सबको पता है स्वीप पे छक्का है, यहाँ पे हाफ स्वीप पे भी छक्का है, लेकिन आपने खिला दिया और आपने भुगते रिजल्ट। शायद अब यही है इंडिया के लिए। बस एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा, वे फॉरवर्ड यही है कि सेंसलेस सिलेक्शन की बजाय ब्रेनलेस सिलेक्शन से निकल के अपनी इफेक्टिव 11 खिलाएं जो स्क्वाड में है, जो आपकी कंडीशन को सूट करती है। और उसके अगेंस्ट सब बैट्समैन को कॉन्फिडेंस, एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस दे कि सब अपने लिए बैटिंग ना करें, टीम के लिए बैटिंग करें। प्ले फॉर द टीम, वही तो, पर्सनल आज माइलस्टोन। तो ऊपर से 100 की पार्टनरशिप लग गई तो बच गए आप।
और बच गए, और नीचे से वॉशिंगटन ने 32 कर दिए आगे 16 तेज बॉल। करते हैं, बिल्कुल तेज इनिंग्स खेल दी। 280-90 अगर बनते तो क्या कर लेते आप, वो फिर आप कहते 5 ओवर छोड़ के जाते, फिर वो 6 ओवर छोड़ के जाते आपके लिए कि हम और माना बनाते। तो ये एक तरह से बहुत ही थम्पिंग डिफीट है। और इसमें इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि हमें अब देखिए सीरियसनेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी अगर 2023 के वर्ल्ड कप में प्रोग्रेस करना है और अपनी टीम बनानी है फॉर 2023 वर्ल्ड कप। अभी बहुत और एक कंफ्यूजन और चीज नजर अफान, एक और चीज, इनकी फील्डिंग की देखते हैं आज। फील्डिंग कितनी पुअर थी। आप सबसे पहले देखो बाउंड्रीज के ऊपर कितने चौके इनसे छुटे हैं, सही है। कीपर से कितने जब कैच वो तो छुटे हैं, ऐसे कैचेस छोड़ते कितने थे। छुटे हैं आज। मैं हाँ, सिर्फ वो तो इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं बाउंड्री से न्यूजीलैंड stop की भी बात करते कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड से भी 3-3 कैचेस छुटे हैं आज। तो दोनों बिल्कुल साइड की फील्डिंग भी बिल्कुल। पैथेटिक थी आज। हाँ, फील्डिंग तो खैर बहुत पैथेटिक थी आज, सही बोलना। अजीबो गरीब लग नहीं रहा था कि ये वही फील्डिंग साइड है जो T20 वर्ल्ड कप में नजर आई थी। और बिल्कुल, लेकिन देखिए मैं बस एंड में ये बोलना चाहूंगा, अब ओडीआई बचे नहीं है इतने। 2023 वर्ल्ड कप से पहले सब टीम जो है एटलीस्ट अपनी कोर 8 to 9 प्लेयर्स की कोर जो है उसको खिलाएंगी। और 2 प्लेयर्स 3 प्लेयर्स पे एक्सपेरिमेंट होगा। इंडिया का ऐसा लग रहा है कि अभी 2-3 प्लेयर कोर है, 8 प्लेयर्स पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो ये चीज जो है ना, ये इंडिया को हॉर्न कर जाएगी 2023 वर्ल्ड कप में। प्रेपरेशन इनफ नहीं होगी, इससे बाहर निकले, रेस्ट वगैरह से बाहर है सब, और टीम बनाए तो जाते आपकी जाते मुझे ताकि बस एक मजबूत बात टीम बताओ, हो। आप सेकंड ओडीआई के लिए आपको क्या सजेशंस होगी, क्या बोलते हो? सेकेंड ओडीआई के लिए सबसे पहली सजेशन तो ये है कि बैटिंग ऑर्डर अपना ठीक कर ले। संजू सैमसन आपके चौथे नंबर के खिलाड़ी है। पंत को आप पंत पे जरा मेहरबानी करम की बजाय थोड़ा सा आप संजू पे भी मेहरबानी करम कर दें, और उनको भी थोड़ा चांस दे दें कि यार तुम रन कर लो। और अगर मैं बॉलिंग पे आऊं तो भाई सिराज शायद बैठे ना उधर, तो भाई सिराज को खिला लें और दीपक चार को खिला लें खुदा के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और आप विकेट्स ले सके थ्रू आउट द इनिंग्स, ये T20 नहीं हो रहा कि 20 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, एंड में रन रोकने या मिडिल ओवर में विकेट्स लेनी होती है। ओडीआई के डायनामिक्स आर मच मोर डिफरेंट देन T20। T20 के डायनामिक्स बिल्कुल अलग है कि आप शुरू में विकेट लेने के लिए आते हैं 6 ओवर में, फिर आपको रन रोकने होते हैं। ओडीआई में रन नहीं रोकने होते आपको, और ओडीआई में आपको थ्रू आउट द मिडिल फेजेस जो है वो विकेट चाहिए होती है, वरना आपको जो बैट्समैन जो सेट हो जाते हैं ना, जब 50 बॉलें खेल लेता है बैट्समैन, उनके फिर वो बाद नहीं देखता उनके लिए पे वो जो है। 40 ओवर के बाद भी जो ओवर होते हैं ना, हाँ, वही काफी होते हैं वो उनके फिर एक्सलेशन बोनस के लिए। होते हैं, फुटबॉल नजर आ रही होती है बॉलें। तो ओडीआई की डायनामिक्स की तरह ओडीआई को लेके चले, T20 समझ के नहीं खेले, आपको रन नहीं रोकने इधर, आपको थ्रू आउट द फेजेस विकेट्स लेनी है टू इंश्योर कि आप सामने वाली बैटिंग लाइन को रिस्ट्रिक्ट करें। तो T20 बॉलिंग माइंडसेट से निकले और ओडीआई के अंदर आप अपने आप को लाने की कोशिश करें वापस से। बस यही ठीक है सजेशन भाई। होगी इसका। चले भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।